हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू रैंक मंत्रा। तो आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यानी कि हमारे इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट देते हैं, यानी कि रोज़गार हमको देते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता क्या है? तो वैसा कोई भी एक्टिविटी जिससे हम क्या जनरेट कर सके सर, इनकम जनरेट कर सकें। यानी कि अगर हम बात करें कि वैसा कोई भी एक्टिविटी जिससे क्या किया जा सके, इनकम को जनरेट किया जा सके, दैट गिव्स इनकम इन रिटर्न ऑफ। कोई भी एक्टिविटी करने पर आपको क्या दिया जाए, इनकम अगर रिटर्न में मिलता है तो उस रिटर्न को, उस एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे लोग जो भी होते हैं, हम अगर फैक्ट्री में काम करते हैं या फिर आप स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, कहीं भी अगर आप काम करते हैं, बैंक में, तो उसके बदले में आपको काम करने के बदले में क्या मिलता है, जो आप काम करते हैं, जो भी आप वर्क करते हैं, उसके बदले में आपको क्या मिलता है सर, इनकम। यानी कि इन रिटर्न ऑफ क्या मिलता है आपको, मनी मिलता है। ठीक है, तो ये सारा कौन सा एक्टिविटी है, ये सब हम क्या करते हैं, ये हम करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक, अब अगर हम बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने के लिए हमारे पास कितने सेक्टर्स हैं, हम कितने सेक्टर्स में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे इंडिया में 3 सेक्टर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी 3 है। सबसे पहला सेक्टर है कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के नेचर पे। ठीक है, यानी कि जो भी हम काम करना चाहते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, उसके हिसाब से हमारे यहाँ 3 सेक्टर है। पहला जो सेक्टर है दिस इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड सेक्टर इज सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा जो हमारा सेक्टर है टर्शियरी सेक्टर। अब देखिए एम्प्लॉयमेंट कंडीशन पे अगर हम बात करें, रोज़गार के कंडीशन पे, ठीक है, कि हम एम्प्लॉयमेंट अगर कर रहे हैं, अगर कोई रोज़गार कर रहे हैं, तो हम कौन से सेक्टर में आते हैं, क्या वो रोज़गार कैसा सेक्टर का हमारा रोज़गार है। तो देखिए वो आपका 2 सेक्टर में हम डिवाइड करते हैं। पहला है ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा जो हमारा सेक्टर है वो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के बेसिस पर। ठीक है, 3 तरह के सेक्टर होते हैं, एक तो पब्लिक सेक्टर होता है, एक प्राइवेट सेक्टर होता है, और इन दोनों का जो मिक्स सेक्टर होता है दैट इज जॉइंट सेक्टर। ठीक है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल। ठीक है, यानी कि इन दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए तो वो सेक्टर क्या कहलाएगा, जॉइंट सेक्टर कहलाएगा। ठीक, तो एक एक करके हम तीनों एक्टिविटीज़ को, तीनों सेक्टर को हम समझेंगे कि पहला इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बेस्ड पे जो सेक्टर है वो किस तरह से डिवाइड किया जाता है और वो सेक्टर क्या क्या होता है। फिर हम ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड को देखेंगे, और देन हम पब्लिक सेक्टर और क्या देखेंगे, प्राइवेट सेक्टर। तो सबसे पहले हमारा है प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, अब ये प्राइमरी सेक्टर क्या है, तो प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज द सेक्टर मेकिंग डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। यानी कि जिस सेक्टर में हम नेचुरल रिसोर्स का डायरेक्ट यूज करते हैं, यानी कि जो भी हमारा नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, जैसे हम एग्रीकल्चर करते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, और फिशिंग हम करते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, या फॉरेस्ट्री, जो भी हम ये सारा काम करते हैं, ये सारा काम क्या है, माइनिंग करते हैं। ठीक है, ये सारा काम क्या है, नेचुरल रिसोर्स को हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यानी कि नेचुरल रिसोर्स को निकाल के हम उसका क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और वो यूज क्या कहलाता है, आपका प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। यानी कि जो भी व्यक्ति इन सारे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में, फिशिंग में, माइनिंग में, फॉरेस्ट्री में, ये सब सारे कौन से सेक्टर में आएंगे, तो ये सारे लोग प्राइमरी सेक्टर में आएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो सेक्टर है दैट इज सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है कि जो भी नेचुरल प्रोडक्ट को अगर हम चेंज कर देते हैं, किस में सर, दूसरे फॉर्म में चेंज कर देते हैं इन द वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि अगर हम सिंपल शब्दों में समझें तो मैन्युफैक्चरिंग करके जो चीज़ें हम बनाते हैं, यानी कि जो भी हम डेवलपमेंट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने पर, ठीक है, यानी कि जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल आपका ड्रेस बनाना हो गया, कार बनाना हो गया, ठीक है, कोई भी चीज़ बनाना हो गया, बिल्डर्स जो हैं वो बिल्डिंग्स बनाते हैं, ये सब सारा सेक्टर कौन सा सेक्टर है सर, ये सारा सेक्टर जो आता है वो आपका आता है सेकेंडरी सेक्टर में, यानी कि जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम हो सके। ठीक है ना, उन सारे सेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका एग्जांपल में है कार मैन्युफैक्चर हो गया, स्टील वर्क्स हो गया, ड्रेस मेकर्स हो गया, बिल्डर्स हो गए, ये सारे कौन से सेक्टर में आते हैं, सेकेंडरी में। और हमारा जो थर्ड सेक्टर है दैट इज टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर क्या है कि जिस सेक्टर में हम कोई भी गुड्स को नहीं प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ठीक है
हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में उसको सपोर्ट करते हैं, यानी कि जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी मैन्युफैक्चर होता है उसमें हम अगर सपोर्ट करते हैं, बट हम खुद से क्या करते हैं, कोई गुड्स नहीं प्रोड्यूस करते हैं, वैसे सेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्शियरी। जैसे सिंपल शब्दों में कहें कि जिस सेक्टर में सर्विस आता है, जैसे कि रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, लीगल सर्विस हो गया, लॉ हो गया, ठीक है, ये सब सारा सर्विस हमारा क्या होता है, आईटी सर्विस हो गया, ये सब सारा सर्विस कौन से सर्विस में है सर, तो ये सब सारा जो सर्विस है वो आपका टर्शियरी सेक्टर में आता है। यानी कि आप जो भी सर्विस करते हैं रेलवे में, बैंक में, ये सब सारा क्या है, ये सब सारा टर्शियरी सेक्टर। और इसमें देखिए आप कोई प्रोडक्शन नहीं करते हैं, आप कोई चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन आप प्रोडक्शन के प्रोसेस में क्या करते हैं, अपना सर्विस देते हैं, अपने आप सपोर्ट करते हैं सिस्टम को, ठीक है, वैसे सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्शियरी सेक्टर। और आजकल टर्शियरी सेक्टर हमारा काफ़ी क्या है, इंडिया में टर्शियरी सेक्टर काफ़ी हावी है हम पे, ठीक है, यानी कि बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि हम कौन से सेक्टर में काम करें, तो सर्विस सेक्टर में काम करें, ठीक है, टर्शियरी सेक्टर में काम करें। अब देखिए, अब अगर हम एक एनालिसिस करें, या आपका एनसीईआरटी का ये डायग्राम है, ठीक है ना, अगर हम इसको एनालिसिस करें कि कौन सा सेक्टर जो है हमारे जीडीपी में या फिर हमारे एम्प्लॉयमेंट में कौन सा सेक्टर ज़्यादा योगदान देता है, तो अगर हम बात करें जीडीपी के टर्म में, ठीक है ना, शेयर्स ऑफ सेक्टर इन जीडीपी, तो जीडीपी में देखिए ये जो येलो वाला टर्म है वो क्या है, टर्शियरी है, जो रेड है वो क्या है, सेकेंडरी है, और जो प्राइमरी है वो ब्लू है। तो देखिए अगर हम बात करें 1973 का, तो हमारा प्राइमरी सेक्टर, यानी बोले तो हमारा एग्रीकल्चर, फिशिंग, ठीक है ना, ये सब सेक्टर जो था वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता था हमारे जीडीपी में, लगभग कितना परसेंट, 43%। और सबसे कम कौन सा सेक्टर देता था, तो सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि हम 1973 के आसपास में मैन्युफैक्चरिंग जो होता था वो काफ़ी क्या करते थे, हम कम करते थे, यानी कि 20% के आसपास में। खैर वो आज भी उतना नहीं बढ़ा है, इसको हम आगे देखेंगे। अब देखिए, और अगर हम बात करें टर्शियरी सेक्टर का, यानी सर्विस सेक्टर में, तो सर्विस सेक्टर में हमारा जो योगदान था वो कितना परसेंट था सर, 35%। यानी कि अगर हम बात करेंगे 1973 का, तो सबसे ज़्यादा जो हमारा सेक्टर अच्छा काम कर रहा था वो कौन सा सेक्टर था, सबसे ज़्यादा ग्रोथ था वो एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में था, ठीक है, उसके बाद हमारा टर्शियरी में, और देन सेकेंडरी में। अब अगर हम यही बात करें कि 203 में, तो आप अगर देखिएगा तो टर्शियरी सेक्टर जो है, यानी कि जो सर्विस सेक्टर है, उसकी डिमांड क्या है, काफ़ी बढ़ चुका है, ठीक है। और आज भी हमारे यहाँ अगर आप 18-19 को भी देखिएगा, तो 18-19 में भी जो हमारा टर्शियरी सेक्टर यानी कि जो सर्विस सेक्टर है, उसकी डिमांड क्या है सर, काफ़ी हाई है, ठीक है। ये सर्विस सेक्टर आपका काफ़ी डिमांड क्या है, हाई है, 55% अप्रॉक्स 2003 में। वही एग्रीकल्चर क्या हो गया, घट के आ गया कितने परसेंट पर, अप्रॉक्स 23 पर। और जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्शन सेक्टर है, वो आपका ज्यों का त्यों है, यानी कि लगभग कितना परसेंट पे बना हुआ था, 2003 में भी कितना परसेंट पे था सर, तो 20% पे ही बना हुआ था। ये आपका शेयर्स है सेक्टर्स इन जीडीपी, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, ठीक है, यानी कि रोजगार की बात करें, तो सबसे ज़्यादा रोजगार अगर हम 1973 की बात करें, तो प्राइमरी सेक्टर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर रोजगार देता है। और आज भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में अप्रॉक्स 49% लोग क्या हैं, ठीक है, काम करते हैं आज भी, यानी कि 2018, 19, 20 में आज भी हमारे यहाँ 49% अप्रॉक्स लोग क्या करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में, यानी कि एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, इन सब सारे सेक्टर में काम करते हैं। 2000 में भी लगभग कितना परसेंट, 60% एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जिसमें रोजगार मिलता है, ठीक है। और यही हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें रोजगार हमारे लिए काफ़ी क्या है, कम है। 1973 में काफ़ी कम था, 10%, और 2000 में अप्रॉक्स आ गया है 18%, और आज भी लगभग ये 18 to 13% के बीच में है अप्रॉक्स में, या फिर 35% के अप्रॉक्स में है, ठीक है। आज भी काफ़ी कम है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और टर्शियरी सेक्टर में देखिए जीडीपी में तो ये शेयर बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन इनमें एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा क्या है सर, कमी है, यानी कि टर्शियरी सेक्टर उतने ज़्यादा लोगों को क्या कर सकता है, रोज़गार नहीं देता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करें तो यहाँ पे वही है सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, सर्विस सेक्टर आपका 59%, ठीक है, 2010 में। ये कब का है, 2010 का। अगर हम बात करेंगे तो इंडस्ट्री सेक्टर की, तो 27%, यानी कि 2010 में सर्विस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और एग्रीकल्चर सेक्टर का डिमांड काफ़ी क्या हो चुका है सर, घट चुका है। जीडीपी में बात किया जा रहा है, ये एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, किस में है सर, जीडीपी में। यानी कि जीडीपी में हमारा सर्विस सेक्टर अभी सबसे ज़्यादा योगदान दे रहा है, एग्रीकल्चर काफ़ी कम हो चुका है 2010 के डाटा से, और इंडस्ट्री कितना पे है,
तो 27% पे। अगर हमको देखिए, अगर हमको ग्रोथ चाहिए तो इस सेक्टर को हमको क्या करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सर्विस सेक्टर का तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, पर एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन क्या है उसका, एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम है, ठीक है। यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार सर्विस सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर नहीं दे सकता है, ठीक है। अब देखिए एनालिसिस जो भी तीनों ग्राफ था उससे हम समझे क्या, इसको ज़रा समझते हैं। तो ये है कि जो भी हमारा डिमांड टर्शियरी सेक्टर में बढ़ रहा है, ठीक है ना, कोई भी एनी कंट्री में, तो हमको उसके लिए करना क्या पड़ेगा। अब देखिए अगर मान लीजिए आपका सर्विस सेक्टर में डिमांड बढ़ रहा है तो उसके लिए सर्विस सेक्टर के लिए हमको क्या चाहिए, अगर हम इसको अच्छे से समझें तो अगर सर्विस सेक्टर में मान लीजिए मेरा डिमांड क्या कर रहा है सर, टर्शियरी सेक्टर में, या फिर बोले तो हम इसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं, सर्विस सेक्टर में अगर डिमांड बढ़ रहा है तो हमको क्या होगा, उसके लिए हमको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि हमको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, हमको इंडस्ट्री को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तब तो हम क्या कर सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, बैंक ही नहीं है, हॉस्पिटल्स ही नहीं है, तो आप सर्विस दीजिएगा किसको, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तभी आप सर्विस सेक्टर को क्या कर सकते हैं सर, बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। तो आपका केवल सर्विस सेक्टर ही बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, आपका सर्विस सेक्टर बढ़ाने से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार नहीं दे सकते हैं, और सर्विस सेक्टर भी एक लिमिट तक बढ़ेगा। अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो सर्विस सेक्टर बढ़ ही नहीं सकता है, ठीक है। आप इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आप सर्विस सेक्टर का ग्रोथ नहीं करा सकते, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको कौन से सेक्टर पे आना पड़ेगा सर, तो आपको सेकेंडरी सेक्टर का भी ग्रोथ क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, यानी कि आपको सेकेंडरी सेक्टर का भी ग्रोथ देखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आते हैं थर्ड पॉइंट पे, तो द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस। सिंपल है कि आप जब एग्रीकल्चर को या फिर आप जब प्राइमरी सेक्टर को डेवलप कीजिएगा, साथ साथ प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर जुड़ा हुआ है, तो प्राइमरी सेक्टर को आप अगर डेवलप कीजिएगा और सेकेंडरी सेक्टर को आप अगर डेवलप कीजिएगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, सर्विस सेक्टर को भी डेवलप कर सकते हैं। यानी कि अगर हम आसान शब्दों में समझें तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को आपको जितना ज़्यादा बढ़ावा देना होगा आप उतना ज़्यादा दे सकिए। अगर उतना ज़्यादा आप दीजिएगा तो आपका सर्विस सेक्टर भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा। फिर आपको एम्प्लॉयमेंट में भी क्या होगा, रोज़गार में भी आपको अच्छा खासा बढ़ोतरी मिलेगा, यानी कि परसेंटेज बढ़ेगा तीनों सेक्टर में, और साथ साथ हमारे जीडीपी में क्या होगा, कंट्रीब्यूशन अच्छा होगा। तो हमारा जो कंट्री का डेवलपमेंट है वो काफ़ी क्या होगा, इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और जब इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्टिव से अच्छा होगा तो उसमें बहुत सारा प्रोस्पेक्टिव क्या होगा, सुधर जाएगा। आपके देश में पॉवर्टी जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इससे हम बहुत सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमको करना क्या होगा सर, तो उसके लिए हमको करना होगा कि हमारे सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर को भी साथ साथ उतना ही बढ़ावा देना होगा जितना कि हम किसको दे रहे हैं, सर्विस सेक्टर को दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, थर्ड पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लेंड टू डेवलपमेंट ऑफ सर्विस, ठीक है ना। सिंपल है, वही ऊपर वाला जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट भी वही है कि ट्रेड, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, इन सब चीज़ों को क्या करना होगा, आप सर्विस जब दीजिएगा तो उसके लिए इन सब चीज़ों को हमको क्या करना पड़ेगा, डेवलपमेंट कराना पड़ेगा, इनको बढ़ावा देना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इनको अगर हम बढ़ावा देंगे, फिशिंग, माइनिंग, इन सब चीज़ों को, प्राइमरी और सेकेंडरी चीज़ों को, तो हमारा सर्विस सेक्टर खुद ब खुद क्या करेगा, डेवलप करेगा। वरना केवल सर्विस सेक्टर को डेवलप करके तो उसमें हम जीडीपी में तो कंट्रीब्यूशन करेंगे, पर हम लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या कर सकते हैं, रोज़गार नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ये एनालिसिस आपका यही बताता है, ये डायग्राम आपका यही समझाता है, ठीक है। तो चलते हैं अब हम आगे, और हमारा अगला टॉपिक है, देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है ना, सकल घरेलू उत्पाद इसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। यानी कि आपके कंट्री में, ठीक है ना, जहाँ पर आप हैं उसमें कितना आपका प्रोडक्शन हो रहा है, बेसिकली हम उसको क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अब देखिए इसको हम मेजर कैसे करते हैं, तो टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड, फाइनल गुड्स का मतलब कि जो सामान बन के क्या हो जाए, मार्केट में आ जाए, चाहे वो प्राइमरी, टर्शियरी, सर्विस जो भी सेक्टर में आए, पूरी तरह से बन के अगर वो मार्केट में आता है, प्लस सर्विसेज, जो सर्विस उनको देते हैं, प्लस प्रोड्यूस इन ईच ईयर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड, यानी कि
जो भी चीज़ें हम एक साल में प्रोड्यूस करते हैं प्लस टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। यानी कि अगर हम सिंपल शब्दों में समझें कि मान लीजिए एक ये कोई प्रोडक्ट है, ठीक है ना, तो इस प्रोडक्ट का फाइनल गुड्स जो बन गया यानी कि फाइनल सामान जो बन गया उसका वैल्यू प्लस जो इसको सर्विस दे रहा है उसका वैल्यू प्लस एक साल में हम कितना प्रोडक्शन किए, ठीक है ना, उस वैल्यू का, उस प्रोडक्ट का एक साल में हम कितना प्रोडक्शन किए प्लस में, ठीक है ना, उस सेक्टर से, यानी कि जिस सेक्टर में हम जो गुड्स बना रहे हैं, ठीक है ना, लेट सपोज प्राइमरी सेक्टर में ही कुछ बना रहे हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम कुछ बना रहे हैं, उसमें हम कितना एक साल में टोटल प्रोडक्शन किए उस इंडिविजुअल प्रोडक्ट का, इन सारे का समेशन क्या होता है, जीडीपी कहलाता है। एक बार हम फिर से आसान शब्दों में रिपीट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक कोल्ड ड्रिंक बनाया, ठीक है ना, लेट सपोज ये फाइनल गुड्स बन के आ गया, ठीक है ना। अब कोल्ड ड्रिंक बेचने के लिए कोई ना कोई तो सर्विस देगा, ठीक है ना, तो ये प्लस में एक साल में, ठीक है ना, एक पार्टिकुलर ईयर में मैंने कितना कोल्ड ड्रिंक बनाया, ठीक है ना, यानी कोल्ड ड्रिंक का प्रोडक्शन कितना हुआ प्लस टोटल प्रोडक्शन उस पार्टिकुलर सेक्टर में, यानी कि जिस सेक्टर में ये कोल्ड ड्रिंक बन रहा है उस सेक्टर में टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, इन सारे का समेशन हमारा क्या कहलाता है सर, जीडीपी कहलाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्टर है वो आपका है क्या, आप देख लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट सेक्टर जो हमारा है अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। तो ये सेक्टर किस में आता है, तो एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, यानी कि लोगों को कितना रोजगार मिलता है उस हिसाब से हमारा दो तरह का सेक्टर डिवाइड किया गया है, एक ऑर्गेनाइज्ड है और दूसरा क्या है सर, अनऑर्गेनाइज्ड है। तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है, तो देखिए अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो इस सेक्टर में क्या होता है कि इट इज अ सेक्टर वेयर द एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर फिक्स्ड। इसमें क्या होता है कि आपका रोजगार क्या है सर, आपका एम्प्लॉयमेंट जो है वो फिक्स है और रेगुलर है, एंड द एम्प्लॉयज़ गेट एश्योर्ड वर्क, यानी कि आपको जो जॉब का सिक्योरिटी है वो पूरी तरीक़ा से क्या है, फिक्स है, इसमें आपको कोई जॉब से निकाल नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन अगर यही हम अनऑर्गेनाइज्ड की बात करेंगे तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या है सर कि जो आपका जॉब है वो फिक्स नहीं है, यानी कि ये आपका जो जॉब है वो आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई दुकान लगाते हैं, ठीक है ना, आप कोई ठेला लगाते हैं, फॉर एग्जांपल ये है कि आप मान लीजिए पकौड़ा बेचते हैं, ठीक है ना, तो ये सब सारा कौन से सेक्टर में आता है सर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है, ठीक। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज सेक्टर के सेकंड पॉइंट की, तो दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। अगेन रजिस्टर किससे किया जाता है सर, ये रजिस्टर होता है गवर्नमेंट से, उनका रूल और रेगुलेशन होता है, उनके लिए बहुत सारे लॉ होते हैं, जैसे फैक्ट्री एक्ट हो गया, मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, पेमेंट ग्रेटिट्यूटी एक्ट हो गया, शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो गया, बहुत सारा एक्ट होता है। इसमें जो गवर्नमेंट क्या देता है, सिक्योरिटी देता है, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन होता है जिसको चलाने के लिए, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो इसमें कोई रूल्स और रेगुलेशन, देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन, बट इसमें भी रूल्स और रेगुलेशन होता है, बट दीज आर नॉट फॉलोड सिंस दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, यानी कि ये फॉलो नहीं होता है जब तक कि आप क्या कर सकें, गवर्नमेंट से रजिस्टर ना कराएं। मान लीजिए हम कोई दुकान खोले हैं, सपोज कीजिए अगर आप पकौड़े बनाने का ही दुकान खोले हैं, तो आप जब तक आप इसको रजिस्टर नहीं कराइएगा तब तक आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आएगा, और आपका जो सेक्टर होगा वो क्या होगा, अनऑर्गेनाइज्ड होगा, और उस पर गवर्नमेंट जो है आपको कोई भी रूल्स और रेगुलेशन नहीं देगा, यानी कोई भी सिक्योरिटी आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो वर्कर्स इंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वर्कर्स जो होते हैं इसमें क्या करते हैं सर, एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी इंजॉय करते हैं, ठीक है, यानी कि उनको जॉब का क्या होता है, सिक्योरिटी होता है। और इसमें क्या है, जॉब नहीं सिक्योर है, पीपल कैन बी एक्स टू लिव विदाउट एनी रीज़न, यानी कि आपको किसी भी रीज़न से क्या किया था, जॉब से निकाला जा सकता है, या फिर आप खुद से भी क्या कर सकते हैं, बिना किसी रीज़न के आप जॉब को छोड़ सकते हैं, ठीक है। मन किया तो आए, नहीं मन किया तो नहीं आए, ठीक है ना। या फिर कंपनी में, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, अगर आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं है उसमें, तो कंपनी आपको जब चाहे तब क्या कर सकता है, निकाल सकता है। तो वो सब सारा सेक्टर किस में आएगा, अनऑर्गेनाइज्ड में। चौथे पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर गेट सेवरल अदर बेनिफिट, कुछ और भी उनको बेनिफिट होता है, जैसे पेड लीव, ठीक है ना, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडे, घर पे भी रहेंगे तो उनको पैसा मिलता रहता है, फंड मिलता है, ठीक है ना, और भी बहुत सारा आपको क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर आप यही अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो एक तो आपको
कोई प्रोविज़न नहीं है, आपको ओवर टाइम काम करना है, ठीक है। हॉलीडे वो भी आपको कोई हॉलीडे नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और कोई भी पेमेंट लीव आपको नहीं मिलेगा, यानी जैसे आप काम करते हैं तो आप छुट्टी ले लिए हैं तो उसके लिए आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। आप अगर सिक भी हैं, बीमार भी हैं, तो आपको जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगा। देखिए अब इसका एग्जांपल है, अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जांपल बात करें, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं वो सारे किस में आते हैं सर, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गए, इंडस्ट्रियल वर्कर हो गए, विलेज हेल्थ वर्कर हो गए, ये सब सारा क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है। और अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करेंगे तो शॉपकीपर हो गया, फार्मिंग, डोमेस्टिक वर्क, लेबरिंग, रिक्शा पुलिंग, ये सब सारा क्या है आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और याद रखिएगा इंडिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही काफ़ी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। यानी कि हमारे यहाँ जॉब सिक्योरिटी मैक्सिमम सेक्टर में क्या है, काफ़ी कम है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स है जिसको आप मतलब कि पता कर सकते हैं कि हम कैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं उनके वर्कर को। पहला जो पॉइंट है वो है आपका गवर्नमेंट कैन फिक्स द मिनिमम वेज रेट एंड वर्किंग आवर। गवर्नमेंट जो है इसमें क्या कर सकता है कि मिनिमम वेज रेट फिक्स कर दे कि एक आदमी को कितना मैक्सिमम मिनिमम वेज मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा और कितना उसको कितने घंटे काम करना है, ठीक है। अब देखिए, और दूसरा पॉइंट है कि दो गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड द चीप लोन्स टू सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, यानी गवर्नमेंट जो सस्ता लोन दे, ठीक है ना। जो लोग जो क्या खुद से रोज़गार करना चाहते हैं, यानी खुद से कोई रोज़गार करना चाहते हैं, तो उनको क्या किया जाए, लो बेनिफिट पे लोन को क्या किया जाए, प्रोवाइड किया जाए, यानी गवर्नमेंट उनसे ज़्यादा टैक्स ना ले, ठीक है। और अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड चीप एंड अफोर्डेबल बेसिक सर्विस। गवर्नमेंट जो सस्ता सर्विस को प्रोवाइड करे, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ सर्विस हो गया, फूड हो गया, ठीक है ना, ये वर्कर्स को क्या किया जाए, प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है ना। जैसे अभी हमारा आयुष योजना चलता है, गवर्नमेंट चला रही है, ठीक है ना। ये सारा क्या है सर, हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है ना। एजुकेशन में हमारा बहुत सारा जो है गवर्नमेंट बहुत सारा स्कीम चलाती है, ठीक है ना। ये सब सारा स्कीम क्या है, इसमें हमको गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने में क्या मिलता है, हेल्प मिलता है, ठीक है ना। मिड डे मील चलता है, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल में आपको क्या किया जाता है, फूड भी आपको क्या कराया जाता है, प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। तो ये सब सारा गवर्नमेंट क्या कर सकता है इसको, और हमको क्या है, बड़े स्केल पे करने की ज़रूरत है, ताकि हम जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, बेनिफिट प्रोवाइड करा सकें। और हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो गवर्नमेंट कैन फ्रेम न्यू लॉ, गवर्नमेंट नया लॉ बना सकती है विच प्रोवाइड प्रोविज़न फॉर ओवर टाइम पेड लीव, ठीक है ना, जिसमें पेड लीव हो सके अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, ठीक है ना। लीव हो सके, छुट्टी, मान लीजिए आपका तबीयत कोई ख़राब है तो उसके लिए आप छुट्टी ले सकें, ठीक है ना, ओवर टाइम के लिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ों का क्या बनाया जा सके, प्रोविज़न बनाए गवर्नमेंट एक लॉ ला के, ठीक है ना। नया लॉ फ्रेम करने की हमको क्या है, ज़रूरत है। किसके लिए सर, तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए। अब हम बात करते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है ना। अब ये सेक्टर किसके बेसिस पर है, तो एक बार आप देख लीजिए, ये सेक्टर जो है आपका, ये सर ऑन द ऑनरशिप के बेसिस पे है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। तो पब्लिक सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, पब्लिक सेक्टर में क्या है कि इन पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ऑन्स मोस्ट ऑफ द एसेट एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विस, यानी कि एक ऐसा सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट जो होता है सारे एसेट्स को ले लेती है, यानी कि जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर जो भी आपका सर्विस है वो गवर्नमेंट ले लेगा, और सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट ही उसको क्या करता है, प्रोवाइड करता है। और प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि आप कोई पर्सनल इंडिविजुअल जो है वो क्या करता है, कंपनी चलाता है, ठीक है ना, और वो सर्विस को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। उस सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेट। जिसमें गवर्नमेंट काम करे वो पब्लिक सेक्टर, जिसमें प्राइवेट अपने इंडिविजुअल्स क्या करें, कंपनी चलाएं या फिर कोई भी काम करें, ठीक है, वो सारा सेक्टर क्या कहलाएगा, प्राइवेट सेक्टर कहलाएगा, ठीक है। रेलवेज एग्जाम्पल है इसका, पोस्ट ऑफिस, ये सब सारा क्या है सर, सरकारी सेक्टर है। जो भी आप देखेंगे, डिफेंस, ये सब सारा हमारा क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर है, यानी कि पब्लिक सेक्टर है। अब अगर हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर में क्या है, कंपनीज जैसे टाटा हो गया, ठीक है ना, रिलायंस हो गया, ये सब सारा क्या है, जियो हो गया, ये सब सारा क्या है, एयरटेल है, ये सब सारे हमारे प्राइवेट सेक्टर हैं, ठीक है। द पर्पस ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज़ नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। जो हमारा पब्लिक सेक्टर है उसका पर्पस क्या है, सिर्फ पैसा कमाना ही प्रॉफिट नहीं है, यानी कि प्रॉफिट कमाना ही उसका मोटो नहीं है, ठीक है ना। इसका मेन एम क्या है कि पब्लिक का हम वेलफेयर कर सकें, यानी कि लोगों का आपको क्या कर सकें, लोगों को हेल्प कर सकें, ठीक है ना। जैसा ही मैंने बोला कि आयुष योजना चलता है, ये सब सारा क्या है, मिड डे मील चलता है स्कूल्स में,
ये सब सारा क्या है, ये आपका स्कीम्स है जो कि गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक सेक्टर से पैसा अर्न करके क्या करती है, स्कीमों में खर्चा करती है, ठीक है। और एक्टिविटी इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। और प्राइवेट सेक्टर में सिंपल मोटो है कि अगर आप इंडिविजुअल हैं, अगर आप कोई कंपनी खोलते हैं तो आपका एक ही मोटिव होगा कि आप उससे क्या कर सकें, जो भी आप मैन्युफैक्चर करें या फिर जो भी आप प्रोडक्ट बनाएं उससे आप प्रॉफिट को क्या करें सर, अर्न कर सकें, ठीक है। तो ये अंतर है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में। अब अगर हम बात करें तो देखिए एक बहुत ही शानदार स्कीम है, वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, यानी कि हम इसको बोलते हैं नरेगा या फिर मनरेगा, ठीक है। आप इसको क्या बोलते हैं, एम नरेगा, ठीक है। ये आपका स्कीम है जो कि 2005 में क्या किया गया, लॉन्च किया गया था, ठीक है। और देखिए इस स्कीम में क्या है, इस स्कीम में आपका ये जो स्कीम है ये राइट टू वर्क देता है, यानी कि लोगों को काम करने का अधिकार देता है, ठीक है। यानी कि राइट टू वर्क 604 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के 604 डिस्ट्रिक्ट में आप क्या कर सकते हैं, आपको काम करने का अधिकार है, ठीक है ना। यानी कि आप 100 दिन, यानी कि मैक्सिमम आप कितने दिन तक काम कर सकते हैं, एक साल में आप 100 दिन तक आपको काम की गारंटी मिलेगा, यानी कि जो भी वर्कर हैं इसमें क्या कर सकते हैं, 100 दिनों तक काम कर सकते हैं, ठीक है। और पर पर्सन मतलब कि फैमिली में एक पर्सन क्या कर सकता है, एक फैमिली में एक पर्सन इसका लाभ ले सकता है। देखिए मनरेगा स्कीम जो है ना, ये जो स्कीम है ये अभी के लिए अगर हम बात करें लॉकडाउन का, तो लॉकडाउन में ये काफ़ी लोगों को क्या कर रहा है, जो लोग भी हमारे माइग्रेंट वर्कर बाहर से माइग्रेंट वर्कर जो लोग भी आ रहे हैं तो उनके लिए रोज़गार का ये सबसे बड़ा साधन है। ये जो स्कीम है ये काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है ना। ये स्कीम क्या है, हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है वर्कर्स के लिए जो कि क्या करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो इनको वो डिस्ट्रिक्ट में ही, उनके डिस्ट्रिक्ट में ही क्या प्रोवाइड करेगा सर, काम प्रोवाइड करेगा। और एक फैमिली में एक पर्सन को ये काम मिल सकता है और मैक्सिमम कितने दिन के लिए काम मिलेगा, 100 डेज़ के लिए। और इसमें क्या है कि आपका मिनिमम वेज भी क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। इसमें आपको जॉब सिक्योरिटी है, यानी कि गवर्नमेंट जो है आपको 100 दिन का तो गारंटी जॉब दे रहा है और साथ में आपको मिनिमम वेजेस जो है कि जो आपका वेज है वो भी एक क्या है, फिक्स है, यानी कि आपको उससे कम वेज जो होगा वो पैसा नहीं दिया जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो ये स्कीम काफ़ी हेल्पफुल है आज के टाइम में भी और पहले के टाइम में भी क्या था, काफ़ी हेल्पफुल है। और आज के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, जो माइग्रेंट क्या कर रहे हैं, घर की ओर वापस जा रहे हैं, ठीक है ना, बाहर से। तो अब देखिए कुछ डिफिनीशंस है, ये डिफिनीशन को आप पता रखिएगा। अनएम्प्लॉयमेंट पे डिफिनीशन है, कौन से अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। पहला पॉइंट है कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हम किसको कहते हैं, तो द अनएम्प्लॉयमेंट विच जनरेट ड्यू टू द वेरिएशंस इन सीजन। जैसे होता है ना कि बहुत सारे वर्कर जो होते हैं, जब खेती का टाइम होता है, एग्रीकल्चर का टाइम होता है, तो वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं और फिर बाद में क्या निकल जाते हैं बाहर काम करने के लिए। तो वैसे सारे जो एग्रीकल्चर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सीजनल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और अगर मान लीजिए उसमें अगर लोग बेरोज़गार हो जाते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर किए, ठीक है ना, अब एग्रीकल्चर करने के बाद उनके पास कोई काम नहीं है, ठीक है ना, तो अब वो क्या है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि एक सीज़न में ही उनके पास क्या है, रोज़गार है, बाकी सारे सीज़न में उनके पास कोई रोज़गार नहीं है। लेकिन अगर यही बाहर वो चले जाएंगे रोज़गार के लिए तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के जगह पे सीजनल एम्प्लॉयमेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति अगर एक इंडिविजुअल सीजन में उसके पास रोज़गार है और बाकी सारे सीजन में उसके पास रोज़गार नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए कि व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग देन रिक्वायर्ड, यानी कि अगर किसी एक फील्ड में, जैसे मान लीजिए कि अब ये एक खेत है, ठीक है ना, लेट सपोज ये एक फील्ड है, इसमें मैक्सिमम ज़रूरत है 2 लोगों की, ठीक है ना, अगर 2 लोगों की ज़रूरत है एक खेत में, ठीक, और इसमें मान लीजिए 4 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वैसे एम्प्लॉयमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टिंग्यूश अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। वैसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलते हैं, डिस्टिंग्यूश अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा लोग अगर एक ही चीज़ में काम कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है डिस्टिंग्यूश अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा एक ही फील्ड में काम करने वाले लोग, ठीक है ना। अब देखिए, अब अगर बात करें हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कि व्हेन इकोनॉमिक फेल टू जनरेट इनफ जॉब, यानी कि अगर हमारा इकोनॉमी, ठीक है ना, जॉब को जनरेट करने में असमर्थ है, यानी कि नए जॉब्स को प्रोड्यूस करने में क्या है सर, असमर्थ है, ठीक है ना, वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तो वैसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, तो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो द अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ डिप्रेशन इन इकोनॉमी। अगर हमारा इकोनॉमी लगातार डिक्रीज करते जा रहा है, ठीक है ना,
यानी कि हमारा जीडीपी ग्रोथ लगातार क्या कर रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है, ठीक है ना। हमारा इकोनॉमी अगर डिप्रेशन में जा रहा है तो उस समय जो बेरोजगारी उत्पन्न होता है, जो बेरोजगारी पैदा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अब है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो जो व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट हैपेंस बिकॉज ऑफ ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, द पीरियड बिटवीन चेंजिंग जॉब, यानी कि अगर मान लीजिए आपको एक जॉब से दूसरे जॉब में जाना है, ठीक है ना। अगर आपको एक जॉब से दूसरे जॉब में जाना होता है तो अगर मान लीजिए आपका एक जॉब था, वो जॉब अगर छूट गया, अब बीच में आप कुछ समय के लिए क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि आपके पास कोई रोज़गार नहीं है, और बाद में फिर आपको क्या मिलता है, एक दूसरा जॉब मिलता है, तो वैसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि जॉब के, एक जॉब से दूसरे जॉब के ट्रांसफ़र के बीच में जो आपका टाइम पीरियड होगा बेरोजगारी का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर आप लोग को सेशन समझ में आ रहा है और वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो क्या करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, ठीक है। थैंक यू।